हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे जो हमारा लेसन है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो हमारे भोजन के स्रोत हैं उनमें सुधार, हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड रिसोर्सेज के बारे में, जो भोजन के स्रोत उनके बारे में। क्रिल्स जैसे जो हमारे अनाज हैं, वीट, राइस, माइज, मिलेट्स जो भी हैं, प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट्स। इनसे हमें क्या कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर बात करें पल्सेस की, जो ग्राम पी वगैरह, इनसे मिलते हैं हमें प्रोटीन। ऑयल सीड की बात करें जैसे सोयाबीन हो गया, इनसे मिलते हैं हमें फैट वगैरह। वेजिटेबल्स, स्पाइसेज या फ्रूट्स वगैरह के बारे में बात करें, इनसे मिलते हैं हमें मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। इसके अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं जैसे कि बरसम, जो ज्वार वगैरह जो हम बोते हैं, ये क्या करते हैं, आर रेज्ड एज फूड फॉर द लाइफ स्टॉक आर कॉल्ड एज फूडर क्रॉप्स। कहने का मतलब यह क्या है, जो ये बरसीन वगैरह है, इनको हम ज्वार वगैरह हम इनको कहाँ पे डालते हैं, जो हमारे घरों पे जानवर होते हैं उनके लिए। क्योंकि ताकि वो क्या जीवित रह सकें और उनसे हमें जो प्रोडक्ट लेने हैं जैसे कि मिल्क वगैरह वो हम ले सकें। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है फूड रिसोर्सेज, भोजन के जो स्रोत हैं हमने उनके बारे में बात की है, जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, उन सभी के बारे में। इसके साथ साथ हमने पॉइंट यहाँ से क्लियर ये भी किया, जितने भी हमारी सब्जियाँ हैं, फल हैं, अनाज हैं, इन सभी से हमारी ज़रूरत के जो न्यूट्रिएंट हैं, नेसेसरी न्यूट्रिएंट हैं, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, ये सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स हमें इन्हीं से मिलते हैं। क्योंकि कोई ना कोई फूड कंपोनेंट है या फूड आइटम है, हर एक फूड आइटम के अंदर किसी न किसी न्यूट्रिएंट की अमाउंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्रॉप्स के टाइप्स की। क्रॉप्स के दो टाइप होते हैं हमारे, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात करें तो देखो, द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। जो फसल वर्षा ऋतु यानी बारिश वाले मौसम में बोई जाए इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल पैडी, सोयाबीन, पिगमेंट पी और माइज, ये एग्जाम्पल जैसे मक्का वगैरह, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। और इनकी ग्रोथ का टाइम क्या होता है, जून टू अक्टूबर। क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, जो छोटी क्लासेज हैं वहाँ पर खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स में डिफरेंस, और जो बड़ी क्लासेज जैसे 9th क्लास है वहाँ पे पूछ सकते हैं भी जो खरीफ क्रॉप्स उसका टाइम क्या होता है, जून से अक्टूबर। जून में इसको बोया जाएगा और अक्टूबर के एंड या नवंबर की स्टार्टिंग तक इसको काट लिया जाता है। अगर बात करें रबी क्रॉप्स की तो देखो, द क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन। जो सर्दियों में फसल बोई जाएगी, जो सर्दियों के मौसम में फसल उगती है या बढ़ती है, उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पीच, मस्टर्ड वगैरह, इन सभी के बारे में। जैसे गेहूँ होगी, चना हो गया, ये सारी की सारी फसलें हमारी सर्दियों में बोई जाती हैं। और इनकी टाइमिंग क्या होती है ग्रोथ की, वो होती है नवंबर टू अप्रैल। ये नवंबर में इनको बोया जाएगा और अप्रैल के एंड तक या मैक्सिमम मई की स्टार्टिंग हो सकती है, वहाँ तक इनको काट लिया जाता है। ठीक है, अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स का टेबल के थ्रू। खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात करें, सबसे पहले सीजन के बारे में बात करेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे। जो खरीफ क्रॉप्स का सीजन क्या होता है, जून से अक्टूबर यानी कि रेनी सीजन, और रबी क्रॉप्स का नवंबर टू अप्रैल, जिसको हम विंटर सीजन बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, आप कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं तो वो रिपीट किया हुआ है। उसके बाद देखो द ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसको हम बोल सकते हैं। तो देखो फूड सप्लाईज आर जनरली एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भोजन सप्लाई किया जाता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड या विटामिन, इन सभी की अमाउंट को पूरा करने के लिए सप्लाई किया जाता है। किन में, सभी के सभी जितने भी सजीव होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सभी के अंदर। अगर बात करें इंडिया की, जो इंडियन पॉपुलेशन है, भारत की जनसंख्या है, इज ग्रोइंग इनोमर्सली, यानी बहुत ज़्यादा संख्या है हमारे देश की। ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ द नीड ऑफ द हावर टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन इसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है किसके लिए, जो फसल है, अनाज है, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए। अभी जो मान के चलो हम फसल उगा रहे हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो फसल का जो उत्पादन है, क्रॉप्स प्रोडक्शन है, उसका बढ़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, जो हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा। तो इसलिए हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में देखो,
आगे हम बात करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज, उत्तम अभिक्रियाएं बोल सकते हैं, या वो तरीके जिनके द्वारा हम जो फूड प्रोडक्शन उसको बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे कौन कौन से इम्प्लीमेंट है जिनका हम यूज करें। तो देखो, फॉर सस्टेन्ड लीव होल्ड, यानी हमारे जीवन को मेंटेन रखने के लिए या हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी है जनसंख्या बढ़ने की वजह से, उस समस्या का समाधान करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग या इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेज, यानी मिक्स फसल का बोना या फसल को बदल बदल कर बोना, ये सभी प्रैक्टिसेज हमें करनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल देखो, कॉम्बिनेशन एग्रीकल्चरल विद लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशर्स, बी कीपिंग, जो हम फसल बोते हैं उसके साथ साथ अगर हम मधुमक्खी पालन कर लें या मछली पालन कर लें या मुर्गी फार्म कर लें, वो फ़ायदेमंद होगा। जो मेजर ग्रुप होगा सभी एक्टिविटीज़ का फॉर इम्प्रूव क्रॉप सील्ड कैन बी क्लासिफाइड, इसके यहाँ पे बंटवारे कर दीजिए, क्रॉप वेराइटियल इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। फसल की जो किस्में हैं उनमें सुधार करने की ज़रूरत है। क्रॉप प्रोडक्शन, फसल के बढ़ावा, जो फसल है उसकी ज़्यादा फसल लेने के लिए हमें क्या क्या सुधार करने उनकी ज़रूरत है। और क्रॉप प्रोडक्शन, फसल को सुरक्षित रखना, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अगर हमने अच्छी किस्म की फसल बो दी और अच्छी फसल पैदा भी हो रही है लेकिन उसका बचाव नहीं कर पाए तो सारी की सारी फसल क्या खराब हो जाएगी। इसलिए ये सारी की सारी बातें हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्रॉप वैराइटल इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था क्रॉप वैराइटल इम्प्रूवमेंट। अभी तक हमने यहाँ पे बेसिक सी बातें की है ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, क्रॉप्स के टाइप्स, इसके अलावा फूड रिसोर्सेज के बारे में। तो यहाँ से हमारे मेन पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं, हर एक पॉइंट को हम ध्यान से करेंगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है वो समझेंगे। तो देखो, इट रिफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, जो जीन्स वगैरह होते हैं उनको मिक्सअप करना अलग अलग पौधों को। इट इज़ ऑल टू गेट हाई यील्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर एडेप्टेबिलिटी एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। ये ऐसा हम किस लिए करते हैं, ताकि जो अच्छी फसल, अच्छी किस्म प्राप्त कर सके, ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सके, उसका जो मेच्योरिटी का टाइम है उसको चेंज कर सके, यानी कम समय में ज़्यादा फसल ले सके। इसके अलावा अडप्टेशन, यानी मौसम कैसा भी हो उसके अनुसार अनुकूलित रखने की कैपेबिलिटी बढ़ा सके। इस बात का आपको पता है, आज से कई साल पहले तक मान लो गेहूं की फसल है, जो वीट क्रॉप्स हैं हमारे, अगर उनके बारे में बात करें तो फसल की पैदावार कम होती थी आज के कंपैरिजन में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती गई, एडवांस टेक्नोलॉजी होती गई, हमने क्या किया, जो गेहूं की फसलें हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। इम्प्रूवमेंट शुरू होने से फ़ायदा क्या मिला, प्रोडक्शन में फ़ायदा मिला। और इसके साथ साथ टाइम पर हमने जैसे वीड्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए स्प्रे वगैरह करने हैं, उन सभी का यूज किया, जिससे फ़ायदा क्या मिला, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन की। पहला है इंटरवेरिटियल, दूसरा इंटर स्पेसिफिक, तीसरा इंटर जेनरिक और चौथा हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम GMC बोल सकते हैं। इंटरवेरिटियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो ये अलग अलग वैरायटी के बीच में होगा। अगर इंटर स्पेसिफिक के बारे में बात करें, अलग अलग स्पीसीज के बीच में होगा। इंटर जेनरिक के बारे में बात करें तो जिनरा होते हैं उन सभी के बीच में अलग अलग। देखो, इंटर वेराइटल से हमारा वैरायटी वर्ड निकला, स्पेसिफिक से स्पीसीज वर्ड निकला, जेनेरिक से जेनेरिक जो भी है उससे जेनरा निकला, और लास्ट देखो हमारा ये क्या है, अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर करेक्टरिस्टिक, यानी कि जीन में इम्प्रूवमेंट करना, जो गुणसूत्र हैं उनमें बदलाव करना या उनमें इम्प्रूवमेंट करना, ये हमारा वो मेथड है। तो हमारा क्लियर यहाँ से होता है, जो इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है आप बता सकते हैं किस में होगा, ये जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं उनके बीच में। इंटर स्पेसिफिक अलग अलग स्पीसीज के बीच में, इंटर जेनरिक अलग अलग जिनरा के बीच में, और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स में जो जीन्स वगैरह हैं उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा था क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, फसल उत्पादन में बढ़ावा देना। तो देखो, दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। इसमें हमारे तीनों के तीनों काम आते हैं। बिना खर्च के फसल को बढ़ावा देना, कम खर्च में फसल को बढ़ावा देना, और
ज़्यादा खर्च में फसल की पैदावार को बढ़ाना, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 16 एलिमेंट्स हैं जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं और उनको बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट। वो कौन कौन से हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम अभी डिस्कस करेंगे आगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। इनसे क्या मिलेगा? दे इंक्रीज द यील्ड, जो फसल उत्पादन है उसको बढ़ावा देते हैं। प्लांट्स के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट है उनके बारे में बात की है तो वो 16 तरह के एलिमेंट हैं जो फसल के बढ़ावा के लिए, फसल के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो हम बात कर लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। तो देखो 16 एलिमेंट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में अगर हम बात करें तो उनमें 16 के 16 जो एलिमेंट है ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिएंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट में इनकी क्वालिटी होगी या क्वांटिटी होगी कम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने वर्ड सुना होगा, माइक्रो होता है कम के लिए या सूक्ष्म के लिए और मैक्रो होता है ज़्यादा के लिए। एग्जाम्पल देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम और सल्फर। यहाँ पे कैल्शियम की और मैग्नीशियम की स्पेलिंग मिस्टेक दे रखी है, आप इनको सुधार लेना। इन एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, फॉस्फोरस की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, कैल्शियम की, पोटासियम की, मैग्नीशियम की और सल्फर की ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट में बात करें, आयरन, मैग्नीसीज, बोरॉन, जिंक में सी आएगा हमारा, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। अगर इनकी बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर तो इनकी अमाउंट की कम जरूरत होगी। उसके बाद इसी के साथ हम आगे टॉपिक करेंगे हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। आपने अपने घरों पे देखा होगा, जो बच्चे बिलोंग करते हैं विलेज से उन्होंने देखा होगा आपके घरों में जो यूरिया का कट्टा बोलते हैं जिसको हम, वो लेके आते हैं, बैग लेके आते हैं, थैला लेके आते हैं जो शहर से, आप उसको बोलते हो कि यूरिया का कट्टा, खाद लेके आए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में खाद नहीं होता, वो होता है उर्वरक जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर। खाद क्या होता है जिसको मैन्योर बोलते हैं, वो क्या होता है? जो हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक है, उनसे जो तैयार किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे काऊ डंग है, बफेलो डंग है, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इसके अलावा जो और भी वेस्ट हमारे घरों में फल सब्जियां वगैरह होती हैं, उन सभी के गलने सड़ने से जो तैयार होता है वो होता है हमारा खाद। तो अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्लियर करेंगे। तो देखो मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट इज कॉल्ड एज ह्यूमस। जो खाद वो किससे तैयार किया जाएगा? जो जंतु हैं उनके जो उत्सर्जन के बाद जो वेस्ट निकलते हैं उनसे, और जो प्लांट वेस्ट हो गए जैसे कि सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, उनसे जो तैयार होता है, उन गलने सड़ने से होता है हमारा ह्यूमस, और उसी को हम मैन्योर बोलते हैं। इट डिसाइडेड द टेक्सचर ऑफ द सोइल। मिट्टी के अंदर नमी को बनाए रखना या पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना, उनका डिसीजन यही करेगा। कंपोस्ट के बारे में बात करें तो देखो फार्म वेस्ट, काऊ डंग एक्सेट्रा, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म। अगर हम खाद तैयार करते हैं, कंपोस्ट बोल जिसको हम, अगर उसको हम तैयार करेंगे तो केचुए उसमें ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि केचुए उनको अच्छे तरीके से डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अगर बात करें फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर क्या है? आर कमेरिकली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट। ये क्या करेंगे? जो पौधे होते हैं उनके लिए आवश्यक जो तत्व हैं उनको बनाएंगे। एक्सेस फर्टिलाइजर डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी। अगर आप उर्वरक का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो मिट्टी के उपजाऊपन को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए आपको अपने पेरेंट्स को, जो बच्चे विलेजेस से बिलोंग करते हैं उनको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए जो यूरिया वगैरह है, जो हम खाद बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में उर्वरक होते हैं, उनका हमें जितनी हमें जरूरत हो उतना ही यूज करना चाहिए, ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 किला है गेहूं का या जो भी है, उसमें कितना उर्वरक डालना है, 1 कट्टा या 2 कट्टे, वो उनकी आवश्यकता के अनुसार ही डालनी चाहिए, ना कि ज़्यादा अमाउंट में। उससे नुकसान क्या होगा? आने वाले टाइम में जो मिट्टी उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा। तो देखो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नो यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, कल्चरिंग ब्लू ग्रीन एल्गिया, नीम लीव्स, हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करें जिनमें हम रसायन वगैरह का यूज नहीं करते, जो स्प्रे वगैरह उनका यूज नहीं करते, तो हमें वहाँ पर क्या करना है? जो नीम की पत्तियाँ वगैरह हैं उनका प्रयोग करना होता है। उसके बाद देखो इट इज़ चीप एंड प्रीपेयर्ड इन रूरल होम्स एंड फील्ड। चीप, बहुत सस्ता होता है मैन्योर, आसानी से इसको हम तैयार कर सकते हैं। रूरल होम्स, जो गाँव में घर होते हैं और खेत होते हैं, वहाँ पर इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। जबकि बात करें हम फर्टिलाइज़र की, काफ़ी कॉस्टली होते हैं
और फैक्ट्रीज वगैरह में इनको तैयार किया जाएगा। इट इज़ वोल्यूमिनस एंड बल्की, इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसको देखो हमारा क्या होता है, आपने अगर खाद को देखो कभी तो वो थोड़ा मोटा मिलेगा आपको, उसके लिए हमारा ये वर्ड यूज किया है। और जो उर्वरक है आपने घरों में देखो यूरिया इकट्ठे वगैरह, उनको देखें तो वो दानेदार और पतले होते हैं। ठीक, उसके बाद देखो इट इज़ इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, हैंडल, यानी कि इसका जो भंडारण करना है, इकट्ठा करना मैन्योर को, इसकी अमाउंट ज़्यादा चाहिएगी, तो इसका ट्रांसफ़र करना, तो ट्रांसफ़र तो हम इसका कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रांसफ़र करना और स्टोर करना थोड़ा मुश्किल है, इन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इट इज़ ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और हैंडल, आसानी से हम इसको एक जगह पर इकट्ठा रख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं और अच्छे से इसकी हैंडलिंग अच्छे तरीके से इसको हम डाल भी सकते हैं, पहुंचा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूरिया का जो कट्टा वगैरह देखा होगा आपने, थैला देखा होगा जो लगभग 40 किलो का होता है, तो वो इजीली लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें खाद की अमाउंट हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मैन्योर की। उसके बाद देखो इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट इज़ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड कैन प्रोवाइड स्पेशली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। इसमें ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते, स्पेशली न्यूट्रिएंट्स के लिए नहीं होता ये। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, उनमें ख़ास तौर पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अमाउंट ज़्यादा होती है। अगर आप देखोगे अपने घरों पे जो यूरिया वगैरह का, तो उनमें नाइट्रोजन की अमाउंट लिखी मिलेगी आपको और फॉस्फोरस की अमाउंट भी लिखी मिलेगी। ऐड ग्रेट ह्यूमस टू द सोइल, ये क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या डालेंगे, ह्यूमस की कमी को पूरा करेंगे, जो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और ये क्या करेंगे, डू नॉट ऐड ह्यूमस टू द सोइल, मिट्टी के अंदर ह्यूमस की अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे, यानी मिट्टी के अंदर ह्यूमस नहीं डाल पाएंगे। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, अगर हमें कम में ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो हम फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, लेकिन हमें लंबे टाइम तक अगर फ़ायदा उठाना है, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाना है, तो हमें मैन्योर का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो यहाँ से हमारे जो पॉइंट थे वो क्लियर आउट होते हैं, यानी कि जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में हमने डिफरेंस किया है वो सारे के सारे पॉइंट हमारे यहाँ से क्लियर आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सोच समझकर ही फर्टिलाइज़र्स का यूज करना चाहिए। तो अभी तक हमने जो लेसन पढ़ा है वहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के बारे में, क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट के बारे में, इसके अलावा जो ग्रीन रिवोल्यूशन उन सभी के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ तक हमने जो किया है, यहाँ तक आपने अच्छे से लर्न आउट करना है। जो ये टेबल्स हैं हमारी, या जो डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइज़र में, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट में, जितने भी हमारी यहाँ तक डेफिनेशन बनती हैं, यानी जितना भी आपको करवाया गया है यहाँ तक आपने कम्प्लीटली राइट करना है। कहीं पर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और राइट करने के लिए आपको इसलिए बोला जा रहा है, अगर आप राइट करोगे तभी अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अगर आप राइट नहीं करेंगे तो आप सिर्फ एक ही बार रिवाइज कर सकते हैं, उसमें आपको क्या होगा, कुछ टाइम के लिए माइंड में रहेगा लेकिन फिर माइंड से निकल जाएगा। तो इसलिए हमने करना क्या, हमने रेक्टिफिकेशन पर ध्यान नहीं देना, हमें समझने पर ध्यान देना है। और नोट्स हम इसलिए तैयार करें आने वाले टाइम में हमें बार बार लिखना ना पड़े, फ़ायदा मिलता रहे। और मैं आशा करता हूँ जहाँ तक मैं आज करवाया गया है यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप पूछ सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया भी जा चुका कई सारी वीडियोज़ में, या फिर हमारा जो चैनल है इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहेंगे और वीडियोज़ को लाइक करते रहेंगे और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।